एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की मेरी कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए है जिसने 1970 से 1980 तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया। वो देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और उनका जो वेस्टर्न लुक था उसकी वजह से हर कोई उसको अपनी मूवी में काम देना चाहते थे। और काम के मामले में तो वो एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही लकी थी और लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल नाकाम, और वो थी परवीन बॉबी। परवीन बॉबी के रिलेशन कई लोगों के साथ थे, जैसे कबीर बेदी, डैनी, अमिताभ बच्चन। लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं आई कि अमिताभ बच्चन को वो इतनी नफरत क्यों करती थी। आखिर क्या किया था अमिताभ बच्चन ने परवीन के साथ कि वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जबकि दोनों ने बहुत सारी मूवीज़ में काम भी किया था। और वो यहाँ तक कि परवीन अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल गैंगस्टर भी बोला करती थी। परवीन ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया था अमिताभ बच्चन के ऊपर कि उनके गुंडों ने उसका किडनैप किया, उनको एक आइलैंड में रखा और साथ में ही उनकी एक सर्जरी कराई, कान के पीछे एक ट्रांसमिटेड चिप फिट कर दिया जिससे कि वो परवीन के ऊपर पूरा ध्यान रख सके कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। और ये सब कुछ तो परवीन ने इसकी एफआईआर भी कराई थी पुलिस स्टेशन में और उनको अमिताभ बच्चन को कोर्ट तक भी खींचा था इस मामले को लेकर के। लेकिन उनका कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाद में पता चला कि उनको एक बीमारी है, एक दिमागी बीमारी है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया नाम की। और फिर ये जो मामला था रफा दफा हो गया और अब परवीन बिल्कुल अकेली हो गई, दुखी रहने लग गई, चुपचाप से रहने लगी। घर से बाहर निकलने भी उनको डर लगता था, उनको लगता था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, उनको देख रहा है। और फिर क्या था कि जो महेश भट्ट थे वो भी परवीन को पसंद करते थे और धीरे धीरे उन्होंने परवीन से बात करनी शुरू कर दी, उनके घर में आना जाना शुरू किया। फिर उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लग गई और एक दिन महेश भट्ट ने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ और पूजा को छोड़ करके परवीन के साथ आके रहेंगे। और फिर वही हुआ, वो जब रहने लग गए साथ में, टाइम अच्छा गुजर रहा था। और एक दिन महेश भट्ट ने जब परवीन की दूसरी साइड देखी तो वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने देखा कि परवीन बहुत ही डरी डरी रहती थी, घबराई हुई सी, घर से बाहर नहीं निकलती थी और वो हर्ष में उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। और तो और एक बार क्या था कि महेश भट्ट घर में नहीं थे और उनकी माँ थी, तो जब महेश भट्ट वापस आते हैं घर में, वो परवीन की माँ से पूछते हैं कि परवीन कहाँ हैं, तो उनकी माँ हाथ के इशारे से बता देती हैं उस रूम में हैं। और जब महेश भट्ट अंदर जाते हैं रूम में, देखते हैं परवीन के हाथ में एक बहुत बड़ा सा नाइफ है और साथ में ही उसका जो फेस है दीवार की तरफ है और वो डरी हुई है और पूरे पसीने पसीने हो रहे हैं। तो वो जब पूछते हैं परवीन क्या हो रहा है ये, तो वो एकदम से चुप करा देती है। वो कहती है इस रूम के अंदर कुछ गैजेट है, कुछ स्पाइंग गैजेट जो उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। वो एकदम खड़ी होती है, हाथ पकड़ती है महेश भट्ट का और बाहर की तरफ भाग जाती है। और जब ये सब देखने के बाद महेश भट्ट तो बहुत टेंशन में, चिंता में हो जाते हैं। वो फिर अगले दिन उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। साइकाइट्रिस्ट मिलती हैं और मिलने के बाद वो ये बता देती हैं कि परवीन को एक बीमारी है और वो बीमारी है, उनको एक मेंटल डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। और जब ये सुनते हैं महेश भट्ट तो बहुत टेंशन हो जाती है, उसका वो प्रॉपर इलाज कराना चाहते हैं। और फिर उसी रात वो यूजी कृष्णमूर्ति जो कि बेंगलुरु में रहते थे उनसे बात करते हैं, उसको परवीन की हालत के बारे में बताते हैं। और फिर वो लोग अगले दिन लेके जाते हैं परवीन को महेश भट्ट बेंगलुरु और वहीं पे आश्रम में छोड़ देते हैं, कृष्णमूर्ति जी के आश्रम में, और वापस आ जाते हैं। और उनका ट्रीटमेंट अब चल रहा होता है और वो बीच बीच में कॉल भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कैसी हालत है क्या। और फिर एक दिन एक ऐसी बात पता चलती है महेश भट्ट को कि उनका दिल टूट जाता है। उनको पता चलता है कि अब उनका परवीन बॉबी की दोस्ती एक रिलेशनशिप में है परवीन बॉबी, और वो भी एक बिजनेसमैन के साथ। और जो उनकी दोस्ती कराई थी वो यूजी कृष्णमूर्ति ने ही कराई है।
उसके बाद महेश भट्ट बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं रखते। और अब 83 हो जाता है, क्योंकि ये 79 में गए थे इलाज के लिए प्रवीण बॉबी, जब 83 में वो ठीक हो जाती हैं। अब वो दोबारा से डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें काम करना है एज ए इंटीरियर डेकोरेटर। फिर वो 83 में ही वो न्यूयॉर्क चली जाती हैं, अपना काम शुरू कर देती हैं। काम अच्छा चल रहा होता है इंटीरियर डेकोरेटर का। और कृष्णमूर्ति भी उस वक्त वहीं पे थे न्यूयॉर्क में। फिर क्या था कि एक दिन एक ऐसी खबर आती है जिसको सुन के, ये 1989 की बात है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है, मीडिया में हलचल, इंडस्ट्री में हलचल। पता चलता है कि अब प्रवीण वापस आ रही हैं। ये 1989 की बात है। और उस दिन एयरपोर्ट में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सारे मीडिया, सारे जो कैमरामैन सब कुछ चल पड़ते हैं उसकी पिक्चर्स लेने के लिए। और साथ में ही प्रवीण बॉबी के पुराने जो सेक्रेटरी थे, एक मिस्टर शर्मा, वो भी जाते हैं अपने बेटे के साथ। एक बोट के ऊपर प्रवीण बॉबी लिखा होता है लेकर के एयरपोर्ट। और बहुत टाइम गुजर जाता है, कोई भी बाहर नहीं आता, प्रवीण बॉबी आती नहीं है। और सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कैमरामैन, सब कुछ, मीडिया से लोग। और जब बहुत देर हो जाती है तो देखते हैं सामने से एक बहुत ही फैट सी लेडी आ रही है। मिस्टर शर्मा के पास आकर के वो मुस्कुराती हैं। मिस्टर शर्मा जब ध्यान से देखते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। और वो थी प्रवीण बॉबी, जो कि बिल्कुल ही उल्टी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कर्स उनके ऊपर आ गया है कि एक सुंदर औरत इतनी बदसूरत हो गई हैं। उनके बिल्कुल रूखे सूखे से बाल, जहाँ इतने सिल्की बाल थे वो इतने रूखे सूखे, और इतनी ज़्यादा वो वेट उनका बढ़ चुका था। और साथ में ही उनको एक थिक सा उनको ग्लास लगा हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, हाथ में बॉटल थी। वो बिल्कुल भी प्रवीण बॉबी नहीं लग रही थी। और यहाँ तक कि वहाँ पे जो आसपास कैमरामैन सब लोग थे, किसी ने उसको पहचाना नहीं। फिर वो वापस आ जाते हैं, मिस्टर शर्मा उनको लेकर के उनके घर में छोड़ देते हैं। प्रवीण बॉबी कुछ दिन घर में रही, बाहर नहीं निकली बिल्कुल भी। और फिर एक टाइम तो ऐसा आया कि उन्होंने बिल्कुल ही निकलना बंद कर दिया घर से बाहर। पहले तो वो कुछ सामान लेने के लिए भी बाहर जाती थी, लेकिन वहाँ पे लोगों की नज़रें, और क्योंकि वो इतनी मोटी हो चुकी थी और लोग हंसी उड़ाते थे, ये सब कुछ, तो वो सहन नहीं होता था प्रवीण को। वो घर में ही रहने लग गई, घर से बाहर निकलती नहीं थी, ना कोई उनके घर में आता था। और फिर एक दिन की बात है कि प्रवीण का कुछ अता पता नहीं था। सब लोग ये सोचते हैं कि प्रवीण फिर से भाग गई। और जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने देखा कि प्रवीण के घर के बाहर, उनके डोर के बाहर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो रहा है खाने पीने का। उनको लगा कि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था, जब भी कोई आता था तो प्रवीण सामान ले लेती थी। और जब 3 दिन तक सामान इकट्ठा हो गया तो लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया, उनके नेबर ने। और जब पुलिस आई, आकर के उन्होंने जब डोर में नॉक किया, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जब ज़्यादा खड़े रहे उस डोर के पास तो उनको एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे और लोग भी थे, सबको यही सब कुछ स्मेल आई। और जब उस डोर को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद देखते हैं कि प्रवीण बेड के ऊपर मरी पड़ी हैं। बस ये देखना था, मीडिया ने, लोगों ने बस अफवाह की तरह ये बात फैला दी कि प्रवीण की डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है। कई लोगों ने तो ये बोला कि उसने ओवरडोज ले लिया है अपने ड्रग्स का। और मीडिया ने भी कसर नहीं छोड़ी सब चीज़ फैलाने के लिए, क्योंकि तब उसके बाद जब तोड़ा था डोर तो प्रवीण को देखने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे हॉस्पिटल। किसी ने इसका इंतज़ार नहीं किया कि वेट कर लें कि रिपोर्ट आ जाए, आने के बाद पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या था प्रवीण को। बस अफवाहें शुरू हो गई। फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पता चला कि उनकी डेथ भूख की वजह से हुई थी। उनके जो ऑर्गन थे फेल हो चुके थे, क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी थी। डायबिटीज़ में तो हर थोड़ी टाइम के बाद खाना होता है। और साथ में रिपोर्ट में ये भी था कि उनके जो पैर था, एक पैर में एक गैंग्रीन जैसी भयानक बीमारी थी।
और जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी, पूरे टाइम बिस्तर में लेटी रहती थी, उनकी तबीयत भी ख़राब थी। और यहाँ तक कि बाहर, पहले तो वो खुद उठ के बाहर जाती थी, अब उनसे उठा भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकल कर के सामान भी खाने का लेके नहीं जाती थी, आ सकती थी अंदर। और इसी भूख की वजह से एक दिन उनकी वहीं बिस्तर के ऊपर डेथ हो गई। और फिर कोई भी क्लेम उनकी बॉडी को क्लेम नहीं करने के लिए आया था, सिर्फ महेश भट्ट थे जिन्होंने उनकी बॉडी क्लेम की और फिर उसके बाद अपने तरीके से, ठीक तरीके से उनको दफना दी थी। और अब मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन मैं कहानी ख़त्म करने से पहले एक तो ये बोलूँगी कि लोगों को कि जो अफवाह फैलाते हैं, झूठी अफवाहें बहुत ही ख़तरनाक होती है, अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पहले रियलिटी में विश्वास करो, वेट करो, अगर कुछ पता नहीं है कि वो हुआ क्या है, उसके बाद अपना मुंह खोलो। और साथ में दूसरी बात ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक करें। और मैं अब बहुत जल्दी आती हूँ आपसे दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।